हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि बच्चों हमारे एग्जाम को एक महीना बच गया है, तो हम यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जो एग्जाम हुए हैं। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट 6 जो दिसंबर 2010 का एग्जाम था वो कर रहे हैं। कल हमने जून 2010 का किया था। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उग्र मानवतावादी चरण के दौरान एम एन रॉय ने किसकी वकालत की? द्विदलीय व्यवस्था की, एक दलीय व्यवस्था की, या दलविहीन व्यवस्था की, या बहुदलीय व्यवस्था की? तो एम एन रॉय ने जो है वो दलविहीन व्यवस्था की वकालत की। दलविहीन व्यवस्था की वकालत इसलिए की क्योंकि एम एन रॉय का मानना था कि जो नैतिकता का पतन है उसका मूल कारण ये दल प्रणाली है, और दल प्रणाली को खत्म करने के लिए ही उन्होंने अपनी वकालत की थी। और यह सब उन्होंने अपनी बुक न्यू ह्यूमनाइज्म ए मैनिफेस्टो 1953 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत अदभव के निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? आमूल परिवर्तनवादी, व्यवसायिक सिद्धांत, अछूत का बोधि धर्म उद्भव, या नरजातिक विषयक सिद्धांत? तो अंबेडकर जो है, अंबेडकर ने जब हिंदू धर्म के अंतर्गत देखा कि बहुत सी जातियों को जो दबाया जा रहा है, बिल्कुल जो बिल्कुल विलुप्त होती जा रही हैं, यानी उनके दिन प्रतिदिन अत्याचारों की वजह से वो घटती जा रही हैं, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सलाह दी कि आप सभी बौद्ध धर्म अपनाओ, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाओ। और अंत में भीमराव अंबेडकर ने भी स्वयं भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है, सेंट अगस्टाइन की द सिटी ऑफ गॉड को निम्नांकित पर प्रथम पुस्तक समझा जाता है? तो धर्म के दर्शन पर, तुलनात्मक दर्शन पर, इतिहास का दर्शन, या ईसाई धर्म का दर्शन? तो अगस्टाइन ने जो अपनी प्रसिद्ध बुक थी द सिटी ऑफ गॉड, इसमें ईसाई धर्म के दर्शन को दर्शाया। इसमें ईसाई धर्म की पहली प्रथम पुस्तक समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया? अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया? लोक ने, बेंथम ने, रूसो ने, या जेस मील ने? तो रूसो जो है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो है, प्राकृतिक अधिकार जो है, उसमें मनुष्य जो है एक रहता है, स्वतंत्र रहता है और अनेक भावनाओं से जो है मुक्त रहता है और निस्वार्थ रहता है। तो इसलिए वो प्राकृतिक अधिकारों को इसमें दोषी मानता है अति कल्पना के आविष्कार में। नेक्स्ट है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनाओं के सुझाव किस सिद्धांत ने दिए? प्रक्रियावाद, व्यवस्था का सिद्धांत, उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत, या सामाजिक संविदा सिद्धांत? तो छोटी मोटी जो समस्याओं थी, जो समायोजना के सुझाव थे, वो उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत के अंतर्गत दिए गए थे। उदारवाद का अर्थ होता है बच्चों स्वतंत्रता, और वह जो जो सेंटर गवर्नमेंट है, यानी कि सेंटर से अगर चलने वाली शासन है उसका विरोध करे, उदारवाद। और यह लोकतंत्र को अपना मूल आधार मानते हैं उदारवादी। फिर है, इस बात पर किसने जोर दिया कि सरकार का प्रकार आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है? यानी सरकार जो है उसका प्रकार की कैसी सरकार है वो उसके आर्थिक और भौगोलिक कारक पर निर्भर करेगा। तो जीन बोर्डिन, प्लेटो, सिसरो, या मैकियावेली? तो ये बात करते हैं जीन बोर्डिन। जीन बोर्डिन इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार का जो प्रकार है वो आर्थिक और भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों की ओर ले आएंगे। यह किसने कहा? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या बाबा आमटे। तो ये कहते हैं महात्मा गांधी। ये कथन महात्मा गांधी जी के हैं कि अगर अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला दे तो आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। अहिंसा का मतलब क्या कहते हैं बच्चों गांधी जी? अहिंसा का अर्थ क्या देते हैं? अहिंसा का अर्थ गांधी जी ये देते हैं कि जिसमें कार्य ही नहीं अपितु जो विचार है उसको उससे भी सावधान रहना है कि कहीं विचार भी गलत ना आ जाए आपके मन में। ये नहीं कि सिर्फ आप गलत चीज करेंगे नहीं, मन में सोचते रहें। फिर है द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो द्वंद्वात्मक पद्धति जो है अरस्तु, हीगल, मार्क्स या टाल्स्टाय। तो जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी वो हीगल द्वारा प्रतिपादित की गई थी। और हीगल जो है तीन कर्मों से विभाजित करता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। फिर है कूट दिए गए हैं, कथन कारक हैं। अभिकथन है राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, और न ही संकल्पना या रूढ़ि की उत्पत्ति है, न ही परिवार का मातर विस्तार है। ठीक है, राज्य के बारे में बात। राज्य ना तो भगवान प्रभु के द्वारा बनाया गया है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों के कारण बना है, और न ही किसी व्यक्ति के परिवार के विस्तार के कारण। तो राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। तो ये दोनों ही बातें ठीक है और इसका सही स्पष्टीकरण है, तो आंसर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव चेतना स्वतंत्रता की चाह करती है। स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करती है। यानी जो मनुष्य है उसकी चेतना जो है स्वतंत्रता की मांग करती है कि वह स्वतंत्र होकर कार्य करे, और स्वतंत्रता जो है अधिकारों की मांग करती है, कुछ अधिकार मिलेंगे तभी आप स्वतंत्र होगे। और अधिकार राज्य की मांग करते हैं और कारण देते हैं कि राज्य का संविधान अधिकारों को अत्यधिक सुरक्षित गारंटी है। अगर संविधान है तो अधिकारों की अत्यधिक सुरक्षित गारंटी है, जैसे कि आपकी और हमारी भारत देश में। आप और अदर कंट्रीज को देखोगे तो आप बहुत बंधा हुआ महसूस करोगे अपने आप को। भारत में आपको स्वतंत्रता की सबसे ज्यादा आजादी है। तो ए आंसर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची दी गई है, मिलान करना है। सैमुअल पी हंगस्टन, हंटिंगटन, जॉन रॉल्स, समीर अमीन और रोनाल्डो एच चिल्डकोटे। तो सैमुअल पी हंटिंगटन बात करते हैं, जिनकी बुक थी फोल्स लाइन्स ऑफ सिविलाइजेशन। और जॉन्स रॉल्स करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस की। और समीर अमीन करते हैं डिपेंडेंसी की। और रोनाल्डो एच चिटकोले बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट की कीर्ति किसने लिखी थी? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट जहां पर आ जाए तो आप इंडियन थिंकर हो तो आप आंख मीच कर बी आर अम्बेडकर लगा सकते हैं। जाति प्रथा उन्मूलन वो कब आई थी? 1936। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? तो राजनीतिक व्यवस्थाओं की क्षमताओं की अवधारणा लुशियन पाई, डेविड ईस्टन, सैमुअल पी हंटिंगटन या गैब्रियल आलमेंड। तो जो लुशियन पाई है वो राजनीतिक विकास से इनकी जो तीन लक्षणों की समानता, क्षमता और विभेदीकरण है उन पर कहते हैं। नेक्स्ट है दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? तो दबाव भूमि समूह की जो भूमिका है
दबाव समूह क्या है बच्चों की जो सामान्य हित वाले व्यक्ति हैं, वो सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का जो प्रयास करते हैं वो दबाव समूह होते हैं। तो समाज के सीमांत वर्ग का, समाज के समस्त वर्ग का, सिर्फ उनके अपने सदस्य या समाविष्ट मानवता। तो दबाव समूह की भूमिका कल्याण करती है सिर्फ उसके उनके सदस्य अपने सदस्यों का। फिर है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी की कीर्ति किसने लिखी? तो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी थॉमस एल फ्रीडमैन, सैमुअल पी हंटिंगटन, ग्रिबलाल आलमेंड या विलफ्रेडो पेरेटो। तो ये लिखते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। कब लिखते हैं? 1968 में प्रकाशन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को दो से मिलान करना है। विलफ्रेडो पेरेटो, कार्ल ड्यूस, मैक्स वेबर और डेविड एप्टर। तो जो विलफ्रेडो पेरेटो है वो सं, अभिजनों का संचरण, और कार्ल ड्यूस बात करते हैं राजनीतिक संप्रेषण की, और मैक्स वेबर बोलते हैं नौकरशाही पर, और डेविड एप्टर आधुनिकरण की राजनीति। नेक्स्ट है, निम्नांकित का सही अनुक्रम क्या है? स्वतंत्रता देशों का राष्ट्रमंडल, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन, भारत का प्रथम आम चुनाव, और यूनाइटेड किंगडम में गौरव में क्रांति। सॉरी बच्चों। तो सबसे पहले जो है वो क्या हुआ था बच्चों? तो वो हुआ था यूनाइटेड किंगडम की गौरवमय क्रांति हुई थी 1688 में। फिर हुआ था यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन 1920 में। फिर होता है भारत का आम चुनाव 1992 में। फिर होता है स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल 1991 में। तो आंसर जो सी है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का सही अनुक्रम क्या है? ये आज थर्ड क्वेश्चन आया है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्रियों से रिलेटेड। कल भी मैंने आपको बताया था कि इनको आप एक बार जरूर राइट डाउन करके लर्न करें कि जितने भी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो श्रीमती मार्गरेट थेचर, डिजलेरी, टोनी ब्लेयर या विंस्टन चर्चिल। तो सबसे पहले थे जो हैं डिजलेरी, ये रहते हैं 1874 से 80 तक। फिर आते हैं विंस्टन चर्चिल, ये 1997 से 2007। नहीं, विंस्टन चर्चिल जो हैं, विंस्टन चर्चिल तो 40 से 45 रहते हैं, 40 से 45। फिर आती है श्रीमती मार्गरेट थ्रेचर, ये रहती हैं 1979 से 90 तक। और फिर आते हैं टोनी ब्लेयर, टोनी ब्लेयर रहते हैं 1997 से 2007 तक। तो आंसर डी है वो राइट हो जाएगा। बाकी ये आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दे रखा है और तर्क दे रखा है। रीड आउट करते हैं। संसद के आनुवांशिक द्वितीय सदन की मौजूदगी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। यानी संसद के जो आनुवांशिक द्वितीय सदन है उसकी मौजूदगी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। कार्य देता है कि समानता का अधिकार विशिष्ट विशेषाधिकारियों की अनुपस्थिति है। तो ये दोनों ही बात ठीक है, आंसर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
लोकतांत्रिक देश में सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की उपेक्षा करती है। लोकतांत्रिक देश में जो सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की उपेक्षा करती है। कारण देता है कि लोकतांत्रिक देश में वोट देने और राजनीति में सहभागिता करने का अधिकार इस तथ्य से निर्धारित होता है कि वह वयस्क नागरिक है। ये इसको तो सही डिफाइन नहीं करा, बाकी बात दोनों ठीक है, तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने लिखी है? मायो, विल्सन, वोल्डो या रिक्स? तो एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपमेंट कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी ये लिखी है रिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटले काउंसिलिंग का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ? तो व्हिटले काउंसिलिंग का सर्वप्रथम उद्भव जो हुआ भारत में, यूएसए में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, तो इंग्लैंड में हुआ था। फिर है, भारत की साम्यवादी पार्टी स्थापित हुई थी। तो भारत की साम्यवादी पार्टी जो है वो स्थापित हुई थी 1964, 62, 61, 66। तो वो हुई थी 1964 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्थापित करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 320, 324, 326 और 330। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में निर्वाचन आयोग से संबंध उल्लेख हमको मिलता है। नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंस कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन कीर्ति का लेखक कौन है? डोनाल्ड स्मिथ, रजनी कोठारी, ग्रेनविल आइंस्टीन या के एन पणेकर? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन ये लिखी थी ग्रेनविल आइंस्टीन। ये मैनविल नहीं, ग्रेनविल है। ग्रेनविल आइंस्टीन। नेक्स्ट है, कथन कारक है। तो अभिकथन है, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा पदच्युत की नहीं किया जा सकता। तो ठीक बात है, राज्य के राज्यपाल को मुख्यमंत्री नहीं बर्खास्त कर सकता। जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और राज्य का निर्वाचन नहीं होता, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता। तो राज्यपाल का निर्वाचन भी जो नहीं करते, तो ये आंसर जो है राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। तो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करता है, आपात घोषित करता है राष्ट्रपति, जो राष्ट्रीय आपात है। और तर्क क्या दिया? आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ये बात भी ठीक है, तो आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। शहीद अहमद खान, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक और एम के गांधी। तो कौन किससे मैच करता देखिए। शहीद अहमद खान जो है वो बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जो है वो संपूर्ण क्रांति, बाल गंगाधर तिलक है केसरी और एम के गांधी यंग इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? भारत सरकार अभियान, मंत्रिमंडल मिशन योजना और नागरिक अवज्ञा आंदोलन। तो जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये आता है 1942 में, और भारत सरकार अभियान चलते हैं 1935 में चला था।
मंत्रिमंडल मिशन योजना जो है 1946, और नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930। तो आंसर सी राइट हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजों को आप राइट डाउन करके लिखा, नोट करके रखना, आपके एग्जाम से पहले, जस्ट पहले काम आएगी, आपको एक क्विक रिवीजन के लिए। निम्नांकित का सही कालानुक्रम बताइए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की रचना, और साइमन कमीशन। तो इनका कालक्रम देखिए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की रचना थी, ये सबसे पहले 1825 में आती है, 85 में, 1885 में। साइमन कमीशन है, ये भारत आता है 1928। फिर रोनाल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इसके भारत आने के बाद 1930 32 में। और जब ये राउंड टेबल होने के बाद फैसला नहीं होता, तो फिर ये कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो आप ऐसे याद से करके करो। पहले कांग्रेस की रचना हुई 1885 में, कांग्रेस की रचना होने के बाद साइमन कमीशन आया 1928 में। इसके आने के बाद इनकी मीटिंग होती है 30-32 में। मीटिंग में कुछ नहीं निकलता तो ये भारत छोड़ने के लिए कहते हैं 1942 में। तो ऐसे आपको 4-5 चीजें जो है याद हो जाएंगी, सबकी अपनी अपनी बाकी ट्रिक है। फिर है इन सभी को भी कालक्रम अनुसार लगाना है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, मंडल आयोग, बांग्लादेश का निर्माण, और प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री। तो सबसे पहले क्या होता है कि शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1951। फिर करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी ज्वाइन 1964 से 66। फिर होता है बांग्लादेश का निर्माण 1971। और फिर आता है मंडल आयोग 1979 में। आंसर बी होगा। आप लोग इसके ईयर जो है राइट डाउन करें। नेक्स्ट है, लेखानुदान का अर्थ क्या है। तो लेखानुदान का क्या अर्थ है? राज्यसभा द्वारा लेखागत जारी प्रस्ताव, वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत, संसद से के संयुक्त सत्र के से पूर्व राष्ट्रपति के भाषण से संबंधित प्रस्ताव, या यदि पहली अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अगर्मिक स्वीकृति। तो लेखानुदान यही है कि किसी भी अनुदान की अगर्मिक स्वीकृति। फिर है, एक्स और वाई के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हैं? इब्राहिम मैस्लो, एमसी गेगर, हर्जबर्ग, या साइमन। तो एक्स और वाई के जो सिद्धांत है वो एमसी गेगर द्वारा प्रतिपादन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम लोक प्रशासन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? तो न्यूनतम लोक प्रशासन की अवधारणा बर्कले सम्मेलन, लोक प्रशासन का प्रेस्टन संप्रदाय, या फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, या मीनूब्रुक सम्मेलन। तो जो नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा है, इसका प्रारंभ हुआ था मीनूब्रुक सम्मेलन से। और ये मीनूब्रुक सम्मेलन 1968 से माना जाता है। नेक्स्ट है, ग्रेप वाइन का संबंध है। तो ग्रेप वाइन का संबंध है औपचारिक संप्रेषण से, लिखित संप्रेषण से, अनौपचारिक संप्रेषण से, या अधोमुखी संप्रेषण से। तो ग्रेप वाइन का संबंध है अनौपचारिक संप्रेषण से। यह ग्रेप वाइन संबंध कौन सा होता है बच्चों? या अनौपचारिक संप्रेषण, जो कि आप यार दोस्तों में बैठ के या परिवार में बैठ के बातें करते हैं, एक दूसरे से अपने विचार साझा करते हैं, वो अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, या ग्रेप वाइन बोलते हैं इसको। फिर है, निम्नांकित युग्मों में को सही सम्मिलित नहीं है। तो एच साइमन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए एजिटोनी, ये बात करते हैं आइडियाज एंड इश्यूज ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ड्वाइट वाल्डो, नहीं नहीं, ये ड्वाइट वाल्डो बात करते हैं आइडियाज एंड इसकी, हाँ।
साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव की करते हैं। ये जो है ए एंजो एंटोनियो जो बात करते हैं, वो बात, ये द पॉलिटिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये देते हैं पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर। तो ए एंजो एंटोनियो नहीं आएगा, आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित सिद्धांतों को के प्रतिपादन का सही अनुक्रम बताइए। तो मानवीय संबंधों का सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, न्यूनतम लोक प्रबंधन और निर्णय सिद्धांत। तो इसका सही प्रतिपादन हो जाएगा, सबसे पहले आएगा मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, सेकंड जो है 1 नंबर पे आएगा, फिर आएगा मानवीय संबंधों का सिद्धांत, फिर आएगा निर्णय सिद्धांत, और फिर आएगा न्यूनतम लोक प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एफ डब्ल्यू टेलर, एच साइमन, एल्टन मायो, एफ डब्ल्यू रिक्स। तो एफ डब्ल्यू टेलर जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधन, एच मायो जो है, एच साइमन वो निर्णयन, और एल्टन मायो बात करेंगे हार्थोन परीक्षण, और एफ डब्ल्यू रिक्स करते हैं परिस्थितिकीय उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, प्रशासनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी उपागम का अनुपालन किया। ठीक है, कारण कह देते हैं यह इस मान्यता पर आधारित है कि मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों को ध्यान में लेने से प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है। तो ये दोनों ही बातें जो है बिल्कुल बिल्कुल राइट है इनकी, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर ये जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषय व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया। डेविड स्टन, गैब्रियल आलमंड, रोल प्रेविक्स या एमिनुअल वॉल वॉलस्टीन। तो विषय व्यवस्था सिद्धांत जो है वो विश्व राजनीतिक अध्ययन के लिए जो प्रेरित सिद्धांत है, और इसका मूल सूत्र जो है वो कार्ल मार्क्स की रचना से लिया गया है, और ये दिया है एम्यूल वार्स्टीन ने। नेक्स्ट है, पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया, उस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए। तो पंचशील समझौते के हस्ताक्षर कब हुए थे, 54, 55, 56, 57। तो ये हुए थे 1954 के बाद। फिर है G8 सदस्य देशों की सदस्य निम्नांकित में से कौन नहीं है। तो जो G8 देश हैं उन देशों में कौन सा देश शामिल नहीं इनमें से, इटली, फ्रांस, जापान या चीन। तो G8 जो कंट्रीज है उनमें से चीन शामिल नहीं है। G8 में कौन कौन है, इटली है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, और फ्रांस है, रूस है, इटली है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी भी है। ये है G8 कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय जो हैं बंधनकारी शक्ति है सिर्फ दलों के लिए, विश्व के समस्त देशों के लिए, यूएनओ के सारे सदस्यों के लिए, या उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधान के भाग हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के संविधान के भाग हैं, और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद
94 के अनुसार आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है? मैक्स वेबर, एडवर्ड एच कारर, हंस जे मॉर्गनथाउ या एल्डो हक्सले। तो जो एल्डो हक्सले है, ये यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है। बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट है, कथन कारक है। अभिकथन है कि सामूहिक सुरक्षा सेल तक सिद्धांत पर निर्भर करती है कि किसी एक देश पर आक्रमण तमाम देशों का आक्रमण समझा जाएगा। यानी सामूहिक सुरक्षा जो सेल है वो इस सिद्धांत पर निर्भर करती है कि किसी एक देश पर भी अगर एटॉमिक वार होता है तो सभी देशों पर समझा जाएगा। ठीक है। कारण देते हैं, युद्धों का होना संभावित रहता है और उन्हें रोकने की जरूरत रहती है। ये दोनों बातें ठीक है, बट ये इसको एटॉमिक पावर को नहीं डिफाइन करे, एटॉमिक वाली लाइन को। तो आंसर बी जो है हम राइट कर देंगे कि वाक्य दोनों ठीक हैं लेकिन कारण सही नहीं है। पी है, यथार्थवादी के लिए सर्वकुंजी राष्ट्रीय हित की अवधारणा है जिसका जिसकी व्याख्या राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में की गई है। ठीक है ये बात। फिर कारण देती है, राजनीतिक यथार्थवाद राष्ट्रीय हित को स्थिर अर्थ लगाता है। नहीं, जो राष्ट्रीय हित को स्थिर रहती है तो खुद में ही गलत है, तो ये राइट हो जाएगा, आंसर सी ठीक हो जाएगा। फिर है 47, मैचिट है। मार्टिन कैप्लॉन, कार्ल ड्यूस, रिचर्ड सी सिंडर, एच डब्ल्यू बुर्क, यहाँ पे आ गया ये, एवं वर्टन सेपाइन, फिर है हंस जे मुर्गेनथाउ। तो मार्टिन कैप्लन जो है वो व्यवस्था उपागम की बात करते हैं। फिर कार्ल ड्यूस जो है वो संप्रेषण उपागम देते हैं। और रिचर्ड सी और ये डब्ल्यू बुर्क और ये तीनों चारों जो हैं मिलकर ये निर्णय उपागम की बात करते हैं। और हंस जे मुर्गेनथाउ जो यथार्थवादी उपागम। आंसर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। सीटो, शार्क, नाटो और वारसा पैक्ट, तो ये किस किस ईयर में हुए थे? तो जो सीटो है, सीटो 1954, शार्क जो है 1985, नाटो जो है 1949 और वारसा पैक्ट जो है 1955। आंसर ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध, राजवीय जयवर्धन समझौता, राजीव जयवर्धन समझौता और कारगिल युद्ध। तो चीन भारत पर आक्रमण जो है 1962 में, और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 की लड़ाई में। राजीव जयवर्धन समझौता हुआ था 1987 में और कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। आंसर ए राइट होगा और ये आप लोग राइट डाउन जरूर करें। फिर है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सही कालक्रम अनुसार बताइए। तो पीटीबीटी, सीटीबीटी, एनटीपी और पोखरण आणविक विस्फोट। तो जो पीटीबीटी है, आंशिक परीक्षण निषेध संधि, ये 1963 में। पोखरण विस्फोट 1 पहले वाला पूछा है, तो पहले वाला हुआ था 1974 में। फिर है अणु अप्रसार संधि, एनटीपी, ये 1968 में। और सीटीबीटी व्यापक परीक्षण निषेध संधि, ये 1996 में। तो इनको राइट डाउन कर लें, आंसर बी जो राइट हो जाएगा। और हमारा दिसंबर 2010 का पेपर आज
यहीं पे ख़त्म होता है प्रैक्टिस सेट। कल हम करेंगे जून 2011 का पेपर। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, शॉर्ट नोट्स साथ में। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आपका कोई भी आपको क्लास के बारे में रिव्यू है, सजेशन है, या आपको किसी पर्सनल थिंकर के ऊपर एमसीक्यू सीरीज चाहिए, चाहे वेस्टर्न हो इंडियन हो, तो आप प्लीज़ बताएं कमेंट करके कि सर उस थिंकर के जितने भी आज तक प्री वाईक्यू आए हैं या मोस्टली जो हैं, तो हम उस थिंकर के सिर्फ उस थिंकर के भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना रिव्यू ज़रूर दिया करो बच्चों की क्लास कैसी लगी। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाओ, क्लास को सपोर्ट करो यार। आप लोग इस लेवल पे आके भी आप लोगों को डेली बोलना पड़ रहा है। यहाँ तो आपको नॉर्मली नोन होना चाहिए कि आप क्लास देख रहे हैं, तो आपको सामने वाले के एफर्ट्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं 2011 जून के पेपर के साथ। थैंक यू।